विद्यार्थी हूँ। मैं डॉक्टर दीपक सालवी, असिस्टेंट प्रोफेसर इन ड्राइंग एंड पेंटिंग एट गवर्नमेंट कॉलेज सागवाड़ा। प्रिय विद्यार्थियों, हम इस ई व्याख्यान की श्रृंखला में अभी के इन व्याख्यानों में मैंने ये निर्णय लिया था कि थोड़ा सा आपको रिवीजन करा दें जो मैंने ई लेक्चर बनाए हैं। उसके साथ में अगर रिवीजन हो जाएगा तो आपको पता लगेगा कि हमने क्या पढ़ा है अभी तक, और उसको सिस्टमेटिकली क्रोनोलॉजी के हिसाब से कैसे हम उसको समझें, याद करें, जिससे कि हमको हर चीज़ अच्छी तरीके से समझ में आए और क्या हमारा पाठ्यक्रम रहा है, हमारे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कैसे रहेगी, इसके बारे में मैंने इन आगे की लेक्चर्स को शॉर्ट करने का और उसको समराइज़ करने का प्रयास किया है। तो आप इनको अच्छे मन से पढ़ें, अच्छे मन से सुने। जो मैं ये रिवीजन वाले ही लेक्चर्स में आपको बता रहा हूँ, अपना सिलेबस लगभग का कंप्लीट हो गया है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि एक बार आपका रिवीजन हो जाए अच्छे तरीके से, जिससे कि आपको अच्छा समझ में आ सके। तो प्रिय विद्यार्थियों, जैसे इससे पहले की व्याख्यान में हमने पुनरुत्थान काल के बारे में, पटना शैली के बारे में कुछ बात करी थी, जिसके अंतर्गत हमने कई कलाकारों के बारे में बात करते रहे हैं। तो आज हम शॉर्ट में थोड़ा सा देखेंगे कि अवनींद्र नाथ ठाकुर के बारे में देखेंगे हम, कि अवनींद्र नाथ ठाकुर के का जन्म कहाँ हुआ। तो इसके अंतर्गत जोरासांको प्रांत में इनका जन्म हुआ, और आगे इन्होंने पौराणिक और साहित्यिक ऐतिहासिक गतिविधियों में इन्होंने अजंता और एलोरा, अजंता, मुग़ल, राजस्थानी कला शैलियों में पारंपरिक रेखाओं के भांग भंगिमाओं के इन्होंने अध्ययन किया। और जापानी वाश तकनीक, देखो याद रखने वाली बात है, जापानी वाश तकनीक को इन्होंने आत्मसात किया और चित्रांकन किया। तो इनको अवनी बाबू भी कहते हैं। और इन्होंने पेंटिंग्स जो बनाई थी वो कृष्ण चरित्र चित्र श्रृंखलाएँ बनाई। इन्होंने इटालियन कलाकार गिल हार्डी से पेस्टल रंगों द्वारा काम किया। तो ये इन्होंने करने का प्रयास किया। और सीरोरधी लाडी के शिष्य भी रहे, जिसको ये भी हमें कभी कभी पूछा जाता है, तो इसको भी हमने करने का प्रयास किया। इसी प्रकार इनके प्रमुख चित्र जो थे, ऋतु संहार, रामायण, महाभारत, इनको इन्होंने बनाने का प्रयास किया और बनाए। और राम, माया, मृग, अभिसारिका उनके अच्छे चित्रों में से माने जाते हैं। इसी प्रकार से शाहजहाँ के अंतिम दिन और बिल्डिंग ऑफ ताज मुग़ल संयोजन और अलंकरणों को प्रस्तुत करते हैं। इसके ये इन्होंने चित्र बनाए। और अवनी बाबू ने कला आंदोलन, जो राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय कला आंदोलन से जो प्रेरित रहे, उन प्रतिभाशालियों को एकत्रित करके इन्होंने इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की, जो कि कलात्मकता को लेकर बहुत अच्छा काम कर उस समय किया इन्होंने। और इस प्रकार से ये अवनी बाबू का योगदान रहा। तो प्रिय विद्यार्थियों, इसके अतिरिक्त मैंने अधिक से अधिक कलाकारों को आपको मैंने समझाने का, पुनरुत्थान काल में समझाने का प्रयास किया कि कैसे इन्होंने काम किए, कैसे इन्होंने चित्र बनाए, किन विषयों को लेकर बनाए, किन चीज़ों से प्रभावित रहे, इसको लेकर हमने बात करी थी। तो इस प्रकार से ये हमारा आगे का जो आर्टिस्ट है वो गगनेंद्र नाथ ठाकुर है। तो इन्होंने विविधताओं के साथ में मुक्त पूर्व कला इतिहास के कारण बहुत प्रसिद्ध रहे, कला इतिहास का प्रचार प्रसार के लिए बहुत प्रसिद्ध रहे। और गगनेंद्र नाथ ठाकुर का जन्म, जो मैंने पहले भी बताया है कि हर कलाकार का आप टाइम पीरियड याद रखिए, 17 सितंबर 1867 को इनका जन्म हुआ। और
दो जापानी चित्रकारों का इन्होंने ताइकान और हिंदुसा से तकनीकी कला शिक्षा प्राप्त की। और प्रेम संबंधी परियां की कहानियाँ इनके प्रमुख विषय रहे। और माया कानन जो बहुत अच्छा चित्र है, तो उन पे इन्होंने काम किया। माया कानन जो काल्पनिक कविता है, हिमाच्छादित पर्वतों से घिरा हुआ क्षेत्र, जो काल्पनिक कविता माया कानन अंकित किया गया इन्होंने। और रात्रि में दुर्गा पूजा के बारे में बात करी थी। शिक्षक वर्षा में घर को आधी रात में गुजरते जुलूस, आनंद और मौज भरे उत्सव, मंदिर में उमड़ती भीड़, इस प्रकार के चित्रों को इन्होंने बनाया। तो और स्थापत्य कला और घनवादी चित्रण को इन्होंने उस समय स्थापित किया। घनवादी चित्रण, ये आप विशेष ध्यान रखें कि घनवादी चित्रण के बारे में बात की। और स्टेला कैम्ब्रिज जो थे वो बहुत बड़े कला समीक्षक थे पेरिस के। इन्होंने इनके चित्रों की तुलना पेरिस के कलाकारों से की और इस प्रकार से इन्होंने कार्य किया। फिर प्रिय विद्यार्थियों, इसमें आगे गगनेंद्र नाथ के आगे हमने नंदलाल बसु की बात की। नंदलाल बसु बहुत अच्छे कलाकार रहे हैं भारतीय चित्रकला के इतिहास में। तो उसके बारे में इन्होंने नंदलाल बसु के बारे में हमने पढ़ा। और नंदलाल बसु जो थे वो मास्टर मोशाय, जो मैंने बताया था आपको, उस मास्टर मोशाय के नाम से प्रसिद्ध थे। और इनकी जन्म, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इनकी जन्म तिथि को लेकर बहुत सारी दो तिथियां देखने को मिलती है। एक तिथि मिलती है, कुछ विद्वान मानते हैं कि 3 सितंबर 1882 को इनका जन्म हुआ, और किन्हीं विद्वानों ने माना है 3 दिसंबर सन 1883 को माना है। तो इस प्रकार से इन्होंने इनका रहा जन्म। और अवनींद्र नाथ ठाकुर के ये शिष्य बन गए। अवनींद्र नाथ ठाकुर से इन्होंने और कम उम्र में ही इन्होंने, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि सती और नौका विहार ये चित्र बनाए। आदि चित्रों की, इसके साथ साथ माइकल एंजिलो और राफेल के चित्रों की प्रतिकृतियां बनाई। और इन्होंने कला भवन में रहकर आसपास के गांवों के संथाल स्त्री पुरुष, कन्याएं आदि प्रमुख चित्र हैं। और मैंने अच्छे से अच्छे स्लाइड्स के साथ में आपको ये पूरा प्रेजेंटेशन बनाया था मैंने, जिसके अंतर्गत सभी के डिस्क्रिप्शन के साथ में आपको मैंने ये चीज़ समझाई थी। और आचार्य नंदलाल बसु की शिष्य परंपरा जो थी वो बहुत अच्छी रही है। और बसु कलाकार के साथ में साथ साथ एक सहृदय प्रिय कला शिक्षक भी थे, और देश के कई कलाकारों ने इनसे कला शिक्षा प्राप्त की। बसु द्वारा निर्मित भित्ति चित्र कला भवन, शांति निकेतन तथा बड़ौदा के कीर्ति मंदिर में देखने को मिलते हैं। सन 1928 शांति निकेतन में हल कृष्ण उत्सव की स्मृति में इटालियन भित्ति चित्रशैली में एक विशाल भित्ति चित्र बनाया, जो श्रद्धा, उत्साह और भारतीय ग्रामीण संस्कृति का परिचायक है। तो इस प्रकार से इनका जीवन कर्म इस प्रकार से रहा। तो ये हमने नंदलाल बसु को भी पढ़ा हमारे लेक्चर्स में। हम तो इसके बाद में हमने आगे के कलाकारों में असित कुमार हलदार की बात की। असित कुमार हलदार जो 10 सितंबर 1890 को वो उनका जन्म हुआ। मैंने पहले विद्यार्थियों को बताया था कि आप जन्म दिनांक याद रखें और उनकी मृत्यु दिनांक याद रखें, तो ये आपका बहुत सारा कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत सारी चीज़ें क्लियर कर देता है कि कोई कलाकार का जन्म इस वक्त हुआ, कोई कलाकार की मृत्यु इस वक्त हुई, और वो किन से प्रभावित रहे और उनके गुरुजी कौन रहे, उन्होंने अंकन कैसे किया। इन चीज़ों को आप फोकस करें तो निश्चित रूप से आपको बहुत अच्छी तरीके से सारी चीज़ें समझ में आएगी। फिर इन्होंने ईवी हेबेल और आनंद कुमार स्वामी, असित कुमार हलदार ने ईवी हेबेल और आनंद कुमार स्वामी के सानिध्य में रहकर कला के पुनरुत्थान की गतिविधियों पर कार्य किया। और 1910 ये बहुत अच्छी बात है कि 1910 में लेडी हरिंगम की अध्यक्षता में
अजंता के चित्रों की अनुकृतियाँ तैयार करने में नंदलाल बसु के साथ साथ असित कुमार हलदार भी रहे। और 1914 में जोगीमारी गुफाओं के चित्रों की प्रतिलिपि चित्रित की और आगे बाघ गुफाओं का 1921 में निरीक्षण भी किया और उनको देखकर भी चित्रों का निर्माण किया। हलदार के विविध विषयों अनेक चित्र ग्रंथों की रचना की है, जिसमें मेघदूत, ऋतु संहार, उमर खयाम, इंडियन कल्चर एट ए ग्लांस, जिसमें ये सारी चीज़ें इन्होंने काम किया। और असित कुमार हलदार की जो मृत्यु हुई वो 13 फरवरी 1964 में हुई। तो ये भी हमारे एक आधुनिक भारतीय कला के पुरोधा कलाकारों में माने जाते हैं। इसी प्रकार नया हमारे जो कलाकार आते हैं वो आते हैं रविंद्रनाथ टैगोर, जिसको ठाकुर भी कहते हैं, रविन्द्रनाथ ठाकुर भी कहते हैं। तो इनके जीवन के बारे में भी हमने पढ़ा और इनका जन्म जो है वो 7 मई 1861 में इनका जन्म हुआ। तो ये जन्म दिनांक वापस आप देख लें, समझ लें, 7 मई 1861। और इनकी अनोखी पद्धतियाँ ये थी कि ये कागज़ पर फूलों को घिस कर उनका जो रंग होता तो वो कागज़ पे लगाते थे। और उनकी जो चित्रांकन शैली थी वो पूर्णतः व्यक्तिगत थी। और इन्होंने अपने जीवन में लगभग 2000 चित्र बनाए जो अपनी शैली में ही निर्मित रहे। तो इस चीज़ में उनकी अपनी व्यापक भावधारा से पुष्ट होकर जो रंग व रेखाएं उभरी वे सभी चित्र बन गए। इन चित्रों का कोई न कोई रूप विधान, नहीं कोई लाक्षणिक आधार रहा है। तो इस प्रकार से काल्पनिक जानवर बनाना, पक्षी बनाना, इस प्रकार के चित्रों को इन्होंने कार्य किया। और रविन्द्रनाथ टैगोर जो है श्रृंगारवर्ती, ये मैंने बताया था आपको, श्रृंगारवर्ती और सौंदर्य उपासक थे। और इनके चित्रों का प्रमुख विषय जो था वो नारी था। उनके चित्रों के विषय विचित्र जीव जंतु, कूदते हिरण, दृश्य चित्र, विचित्र चित्र, चिड़िया, थके हुए यात्री, माँ और बच्चा। और इनके चित्र में पाश्चात्य जो कलाकार है, आधुनिक चित्रकार पॉल क्ले, उनके कार्यों से इनका कार्य मिलता जुलता है, तो आसपास माना जाता है। इस प्रकार से हमने फिर आगे के कलाकारों में यामिनी राय को पढ़ा कि यामिनी राय का जन्म, यामिनी राय जो लोकोन्मुख कला शैली के बारे में बात की हमने कि लोकोन्मुख कला शैली को इन्होंने किया। ये अपनी जो लोक कलाएँ होती है उनके कलाकर्म से, उनके कला तत्वों से, उनके निर्माण शैलियों से इन्होंने कार्य किया। और इसके बारे में इनका जन्म जो है वो 11 अप्रैल 1887 को पश्चिम बंगाल के बांकुरा में हुआ। और मैंने आपको पहले ही बताया कि लोक कला को प्रमुख आधार बनाया। और इन्होंने भगवान बुद्ध को चीनी ढंगों से, ये बहुत अच्छी बात है कि इन्होंने क्या नाम इसका, बंगाल बुद्ध को लेकर इन्होंने चीनियों के ढंग से बुद्ध को बनाया। और लहराती सादी रेखाओं, प्रभावपूर्ण रेखाओं को लेकर इन्होंने बनाया। चमकते रंग इनकी चित्र शैली की प्रमुख विशेषता है, ये पहले भी मैंने बताया हुआ है आपको। तो इस पर आप थोड़ा सा इसको, इनके लोक कला से प्रभावित होने के कारण उनके चित्रों में लाल, पीले, नीले, काले, भूरे, चमकीले, चटक रंग, ये सारी चीज़ें मैंने बताई। मूक आकार की खोज और रंगों के सम वितरण का प्रयोग इन्हें बंगाल की देहाती गुड़ियों की ओर ले जाता है। इन्होंने सरलीकृत आकारों को बनाने में रुचि ली। और 1950 इनके चित्रों की जो तुलना है वो हेनरी माथिस जो पाश्चात्य कलाकार हैं उनसे हुई। हेनरी माथिस ग्रीन स्ट्रिप जिसको बोलेंगे। और इन्होंने 1950 को इनको पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया। ढोल वादक, संथाल स्त्रियां, भेंट, सीता की अग्नि परीक्षा, पुजारण्य, यथ यात्रा, घोड़ा गाड़ी, माँ और शिशु आदि उनके प्रमुख चित्रों में से रहे हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपको ये नेक्स्ट हम थोड़ा सा देख रहे हैं कि
अमृता शेरगिल के बारे में बात करेंगे। अमृता शेरगिल के जिनका बहुत कम उम्र रहा है, लेकिन अमृता शेरगिल ने बहुत कार्य किया है, बहुत अच्छे भारतीय कला की दृष्टिकोण से बहुत अच्छा कार्य किया है। और इनका जन्म जो है वो 30 जनवरी 1913 को हुआ, और इनका जो जीवन काल रहा वो 28 साल ही जी वो, लेकिन किंतु केवल 7 वर्षों के दौरान जिन इन कलाकृतियों का निर्माण किया वो अविस्मरणीय भारतीय कला के मूल्य योगदान दिया इन्होंने। और इन्होंने गोग की ताहिती कला से अत्यधिक प्रभावित रही। तो ये सारी चीज़ें हैं। 1935 में मदर इंडिया, हिलमैन, हिल वुमेन, भूख की त्रासदी, 3 बहनें, केले बेचते, ये इनके गणेश पूजन, हाट बाजार, हल्दी पीसती औरतें, हाथी का स्नान आदि इनके प्रमुख चित्र रहे। और अमृता शेरगिल की बहुत कई पुरस्कार प्राप्त हुए, जिसमें ग्रॉन सेलो का पुरस्कार प्रमुख है। और इनकी मृत्यु 5 दिसंबर 1941 को हुई। और इनके चित्रों के बारे में मैंने आपको स्लाइड शो के माध्यम से भी बताया है मेरे पुराने ई लेक्चर्स में। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप इन सब चीज़ों से जुड़े रहें और आप अच्छे से अच्छी इसकी तैयारी करें। किसी को कोई समस्या है तो बताएं, और अपनी सबमिशन फ़ाइल को सबमिट करें, सबमिशन फ़ाइल को बना लेवें। और ये आपके एग्जामिनेशन अभी पास में आने लगे हैं, तो बी कंसंट्रेशन ऑफ योर स्टडी एंड डू मोर एंड हार्ड वर्क इन योर स्टडी एंड completed your, you have just to be completed your submission file and etc. and submitted. May be possible submission date may be possible January last and February, so it will be better for your examination and in your results also. So complete your submission file and submit, and assignment also you have completed। एंड इसी के साथ में बहुत बहुत शुभकामनाएं, अच्छी स्टडी करें। थैंक यू वेरी मच।